अरे बेटा, मुझे आज एक ही पराठा देना, आज ज्यादा भूख नहीं है। शाम को पकौड़ियाँ कुछ ज्यादा ही खा ली थी। अरे पापा जी, थाली में अगर 2 पराठे रहेंगे तो भूख अपने आप लग जाएगी। आप खाइए तो, अगर बच गया तो कोई बात नहीं, आधा खा लीजिएगा, आधा छोड़ दीजिएगा। बहू तो ना हर बार यूं ही कहती है, छोड़ देना। पता नहीं तेरी इतना बनाने की आदत कब जाएगी। मम्मी जी, आदत नहीं है, बस डर लगता है कहीं कोई भूखा ना रह जाए। मम्मी, आज हम दोनों को भूख नहीं है, आप हमें एक ही प्लेट में दे दो, हम दोनों शेयर कर लेंगे। हम मम्मी, ट्विंकल सही कह रही है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, दोनों एक ही प्लेट में खा लेंगे। नहीं बेटा, तुम दोनों को अलग अलग प्लेट मिलेगी, एक एक पराठा दूंगी और दोनों खत्म करना है। जितना खा पाओ खा लेना, नहीं तो छोड़ देना, पर प्लेट अलग होगी। वाह बे वाह, ये तो फौजियों की तरह डिसिप्लिन है। बहू का तो हिसाब ही अलग है, चाहे कितना भी बोलो ये एक्स्ट्रा खाना बनाना बंद ही नहीं करेगी। मम्मी जी, ये तो मेरे हाथ की बात है, खाना बनाते बनाते खुद ब खुद ज्यादा बन जाता है। मम्मी पापा, आप सबको एक बात बतानी थी। क्या हुआ बेटा, इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं पापा, परेशानी की कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, अपने सुनील का ट्रांसफर फिर से दिल्ली हो गया है, तो सुनील और शर्मिला अब यहीं रहेंगे। सबके चेहरे पर एक साथ मुस्कान आ जाती है। अरे वाह, अब तो घर में फिर से रौनक आ जाएगी। हाँ भाई, अब सब साथ में होंगे तो घर में चहल पहल भी लौट आएगी। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। चलिए बैठिए, आपका खाना भी परोस देती हूँ। इतने में बच्चे बोल उठते हैं, मम्मी मम्मी, अब चाचा चाची हमारे साथ रहेंगे। हाँ बेटा, अब तो यहीं रहेंगे। फिर तो मम्मी आपको रोज और ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा। बेटा, तेरी मम्मी को कौन रोक सकता है, उसे तो वैसे भी एक्स्ट्रा बनाना पसंद है। इतने में डोरबेल बजती है। अरे इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ ना मम्मी जी। दरवाजा खोलते ही सामने शर्मा जी और उनकी पत्नी खड़े थे। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब, हम लोग यहीं से गुजर रहे थे तो सोचा मिलते चले। अरे शर्मा जी, बहुत दिनों बाद देखे। आइए आइए, अंदर आकर भोजन का आनंद लीजिए। हम सबका खाने का कार्यक्रम चल रहा था, आप भी इसमें शामिल हो जाइए। अरे नहीं नहीं, आप लोग खा लीजिए, हमारा तो ऐसे ही आना हुआ था। अरे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, बैठिए ना। बहू का बनाया खाना खाए बिना कोई नहीं जा सकता। हाँ भाई, मैंने तो सुना है आपकी बहू के हाथ में बरकत है। बिल्कुल सही सुना है आपने। हमारी बहू के हाथ तो साक्षात अन्नपूर्णा के हाथ है। हमेशा ही 4 आदमियों का खाना एक्स्ट्रा बनाती है। पापा जी, मैं बनाती नहीं हूँ, बन जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी जी, पर रोज रोज इतना खाना बनता है तो बच भी बहुत जाता होगा। आप सही कह रहे हैं जी। अरे भाभी जी, अगर इतना बचता होगा तब तो खाना वेस्ट भी होता होगा। वेस्ट नहीं होता बहन जी, हमारी बहू का सिस्टम थोड़ा अलग है। जो खाना बचता है वो उसे गौ माता को दे देती है। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। अगले दिन उस घर का माहौल खुशहाल था। उस दिन उस घर के छोटे बेटे सुनील और छोटी बहू शर्मिला घर पहुंचे थे शाम को। भाभी, अब तक आपने सबको संभाला, मम्मी पापा बच्चे सबको। अब जरा मुझे भी मौका दीजिए। अब मैं सबको अपने हाथ का बनाकर खिलाऊंगी और आप थोड़ा आराम करिए। अरे नहीं नहीं शर्मिला, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम लोग आज ही तो आए हो, थकान हो गई होगी। अपने कमरे में जाकर आराम करो, जाओ। नहीं भाभी, मुझे अच्छा लगता है, अपना घर है, अपने लोग हैं, उनके लिए करने में कैसी थकान। भाभी, मैं चाहती हूँ घर वाले आपके हाथों का स्वाद तो सालों से चखते आ रहे हैं, क्यों ना सबका स्वाद थोड़ा बदला जाए, सभी को मेरे हाथ का स्वाद भी मिले। वाह बेटा, ये हुई ना बात। अब हमारे घर में 2-2 अन्नपूर्णा है। हाँ, बड़ी बहू करने दो ना उसे। नई बहू है, जोश भी है और लगन भी। ठीक है भाई, आज की रसोई तेरे हवाले, मैं तेरी हेल्पर बन जाऊंगी। नहीं भाभी, आप बस साथ में रहिए, मैं बनाऊंगी और आप चखिए। अगले दिन रसोई में छोटी बहू खाना बना रही थी। देख शर्मिला, इतना आटा ले ले, सब्जी थोड़ी ज्यादा रख ले, सब अच्छे से खा लेंगे। भाभी, इतने मेंबर है तो इतना काफी है, अगर कम पड़ा तो फिर बना लेंगे ना। छोटी, हमारे घर में कभी कुछ कम नहीं पड़ता, बरसों की आदत है ज्यादा बनाने की। बच जाए वो ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। पर भाभी, रोज इतना खाना बनता है, फिर क्या सब खत्म हो जाता है? हाँ बिल्कुल खत्म हो जाता है, भला कौन छोड़ता है, सब खा लेते हैं। थोड़े दिन बाद खाने के टेबल पर, भाभी मैंने देखा रोज किसी न किसी की थाली में थोड़ा थोड़ा खाना बच ही जाता है। अरे थोड़ा बहुत तो चलता है शर्मिला, इतना बड़ा परिवार है, सबकी पसंद नापसंद अलग है, तो कभी हो जाता है। भाभी, लेकिन हर बार किसी न किसी की थाली में कभी रोटियां कभी पराठे छूट जाते हैं, कोई सब्जी छोड़ देता है, कोई दाल। अरे जब छोड़ना ही है तो देना क्यों? छोटी, ये सब मैं सालों से देख रही हूँ, अब तो मेरे साथ साथ ये सब की आदत बन गई है।
भाभी मैं सोच रही थी अगर हम रोटी या पराठे का साइज थोड़ा छोटा कर दे तो कैसा रहेगा? छोटा कर दे? मगर क्यों? भाभी वो इसलिए ताकि खाना वेस्ट ना हो। रोटी छोटी होगी तो जिसे लेना होगा वो दूसरी रोटी ले सकता है। सबको जितनी जरूरत हो उतना ही मिलेगा। इस तरह अन्न बर्बाद नहीं होगा। हमारी इस आदत पर घर के लोग क्या कहेंगे? उन्हें तो लगेगा हमने उनका खाना कम कर दिया है। नहीं ना भाभी, अपने ही घर के लोग हैं ना, उन्हें कहने में झिझक होगी ना हमें परोसने में शर्म। जरूरत पड़ी तो हम दोबारा दे देंगे। देख शर्मिला, मेरा तो हमेशा से यही तरीका रहा है, भरपूर बनाना, भरपूर खिलाना। भाभी आपकी इस भरपूर के चक्कर में आधा खाना झूठा होकर डस्टबिन में जाता है। आपने शायद ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर हर दिन कुछ न कुछ फेंकना पड़ता है। नहीं नहीं शर्मिला, वो तो थोड़ा बहुत होता ही है। वैसे भी ये सब तो सबके घरों में होता है। भाभी इसी थोड़े से ज्यादा की आदत बन जाती है, और फिर जब हिसाब लगाएंगे ना इसका तो सालों का, तो बहुत सारा हो जाएगा। हमें ये आदत बदलनी होगी भाभी, घर के लिए, अनाज के लिए। शायद तुझे इतना खाना बनाने में तकलीफ हो रही है, इसलिए ऐसा सोच रही है ना? अरे नहीं नहीं भाभी, तकलीफ नहीं, अफसोस होता है जब किसी की थाली में रोटी अधूरी छूट जाती है। खाना तो भगवान का रूप है, उसे फेंकना नहीं चाहिए। किसानों को कितनी मेहनत लगती है अन्न उपजाने में, और हम उसे ऐसे ही बर्बाद कर दें। तूने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया भाई। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, आपसे कुछ बात करनी थी। बहू बोल, क्या हुआ? सब ठीक तो है? माँ जी, वो शर्मिला कह रही थी कि रोज खाना वेस्ट होता है तो रोटी और पराठे का साइज छोटा कर देते हैं, सब्जी छोटी कटोरी में परोसते हैं, और जो 3-4 तरह की सब्जियां बनती है उसको 1 या 2 सब्जी करके बनाते हैं। अच्छा, और उसने ऐसा क्यों कहा? क्या उसको खाना बनाने में जोर आ रहा है? कह रही थी रोज कोई ना कोई झूठा छोड़ देता है, तो इस तरह से खाने की बर्बादी हो रही है। उसे लगता है कि मैं ज्यादा बना देती हूँ, मुझे कम बनाना चाहिए। अरे उसे क्या पता, तो कब से ये सब करती आ रही है। तेरी आदत जो है सबको भरपेट खिलाने की। वो अकेली रही है, 2 आदमियों का खाना बनाती थी, अब 10 आदमियों का खाना बनाना पड़ रहा है, तो जोर आ रहा होगा। और इसको खाने की बर्बादी का नाम दे रही है ताकि उसको कम बनाना पड़े ना। हाँ माँ जी, मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि उसे ये बात खटक क्यों रही है। शायद उसे खाना बनाने में ज्यादा थकावट हो रही होगी, इसलिए उसने ऐसा कहा। बड़ी बहू देख, वो नहीं है, उसकी अपनी सोच है, जो वो सही समझे उसे करने दे। कुछ दिन बाद डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हैं, सास, ससुर, बड़ी बहू, छोटी बहू, शर्मिला, राजीव, सुनील, बच्चे और परिवार के सारे सदस्य। अरे भाई, आज तो सबकी थाली में बस 1 रोटी और 2 तरह की सब्जी रखी है। बाकी सब क्या हुआ? रायता, अचार, दाल, कुछ भी नहीं? वो पापा जी, आज शर्मिला ने खाना बनाया है। अच्छा, छोटी बहू, खाने में इतनी कंजूसी क्यों? तुम्हें पता है खाने में जब तक 3-4 तरह की सब्जियां, थोड़ा अचार और रायता ना हो तब तक मजा ही नहीं आता। हाँ बहू, तेरी बनाई थाली देख के तो लगता है जैसे किसी बीमार आदमी का खाना हो। अरे मम्मी पापा, पहले थोड़ा ट्राई तो करिए, खाने का स्वाद देखिए। बेटा, स्वाद बाद में देखेंगे, पहले ये बता, क्या तुम्हारी पत्नी को खाना बनाने में जोर आने लगा है, जो सारा काम शर्मिला पर छोड़ दिया? नहीं पापा जी, उन्हें कोई जोर नहीं आता, मैंने ही कम बनाया है। भाभी का इसमें कोई दोष नहीं है। अरे माना आज सारा खाना तूने बनाया है, लेकिन घर में किस चीज की कमी है जो तूने नाप तोल कर सब बना दिया? अरे घर में बरकत है, सब कुछ भरा पड़ा है, फिर इतनी बचत किसके लिए? मम्मी जी, मैं रोज देखती हूँ खाना थालियों में अधूरा छूट जाता है, कोई रोटी छोड़ देता है, कोई सब्जी। इसीलिए मैंने सोचा कि जो अब जितना खाएगा उसकी थाली में उतना ही परोसा जाएगा। ओहो, तो ये बात है। अब इस घर में हमें बताया जाएगा कि हम खाना बर्बाद करते हैं। वाह बहू, तूने तो आते ही नई रीति शुरू कर दी। बहू, हमारे घर में कभी खाने को लेकर तंगी नहीं रही, और तू आई तो बरकत ही खत्म हो जाएगी क्या? नहीं मम्मी जी, मैं बस इतना कह रही हूँ, अगर मैं ज्यादा बनाऊंगी तो अनाज और सब्जियां भी ज्यादा लगेंगी, तेल मसाले ज्यादा लगेंगे, मतलब पैसे भी तो ज्यादा खर्च होंगे ना। अरे वाह, आज तक बड़े बहू ने तो कभी पैसों की बात नहीं की, पर तूने तो आते ही ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। असल बात अब समझ में आई। तू खाना इसलिए कम बनाती है ताकि खर्चा कम हो। माँ जी, मुझे तो अब समझ में आया कि इससे लगता है कि हम फिजूल खर्च कर रहे हैं। नहीं भाभी, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस खाने को वेस्ट होने से रोकना चाहती थी, इतना ही। नहीं नहीं बहू, अब सब साफ है।
तेरे लिए पैसा और बचत ही सब कुछ है, तुझे हमारी सेवा से कोई मतलब नहीं। देखो बेटा, तुम इस घर में नहीं हो, पर एक बात हमेशा याद रखना, इस घर में कभी किसी ने खाने पीने का हिसाब नहीं लगाया। पापा जी मैंने भी कोई हिसाब नहीं लगाया, मैंने तो बस ये चाहा कि अनाज की बर्बादी ना हो, भगवान के दिए का आदर हो, किसानों की मेहनत को बरकत का नाम देकर बर्बाद न किया जाए। अरे बहू, आज तक ये घर भगवान की कृपा से चला है, आज तक उन्होंने कोई कमी नहीं होने दी, और तू आज की आई अब बचत का राग लेकर बैठ गई। मम्मी प्लीज, शर्मिला का मतलब गलत मत समझिए, वो सिर्फ समझदारी की बात कर रही है। अरे बेटा, तू तो अपनी पत्नी की तरफदारी करेगा ही, मगर याद रख तेरे पापा अभी जिंदा है, घर चलाना उन्हें आता है। छोटी बहू, कान खोलकर सुन ले, अगर तुझे काम करने में जोर आता है तो बोल दे, हम तुझे किचन में जाने के लिए भी नहीं कहेंगे। नहीं मम्मी जी, मुझे काम से परेशानी नहीं है, मेरा तो मन बस खाना बर्बाद होते देखकर दुख रहा था इसलिए। अरे हाँ हाँ, मत सिखा हमें। पहले तो तुझे सिर्फ 2 आदमियों का खाना बनाना होता था, अब 10 लोगों का बनाना है तो तुझे थकावट हो रही है। तेरा बस चले तो तू तो हमें दोपहर का ठंडा खाना रात को खिला दे। अरे भगवान, देखो तो ऊपर से अभी पति के पैसे भी गिनवाने लगी है। अरे बेटा, तुम सब इस घर के सदस्य ही हो, जो तुम लोग खर्च करोगे वो घर पर ही लगेगा। पापा जी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरे मन में बस यही था कि जितना जरूर हो उतना ही बने, बाकी नहीं। हमें सिखा मत बहू, हमने इस घर को बरसों से ऐसे ही चलाया है, बिना हिसाब किताब के भी कमी नहीं आई। बड़ी बहू भी आज तक मेरे नक्शे कदम पर चलती आ रही है, और एक तू है। पर मम्मी वक्त बदल गया है, अब हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। बस सुनील, पहले अपनी पत्नी को संभाल, फिर बात करना। इस घर की परंपरा बदलने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ घर के लिए सोच रही थी, पैसे या मेहनत की बात ही नहीं थी, बस खाने के प्रति आदर की बात थी। आदर तो हम सालों से देते आ रहे हैं बहू, तू तो अब हिसाब लगाने लगी है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, शर्मिला का चेहरा उतर जाता है, सब अपने अपने प्लेट में झुक जाते हैं, कोई उसकी बात नहीं सुनना चाहता। काश कोई समझ पाता कि बात बचत की नहीं आदर की थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता है, फिर शर्मा जी और शर्मा जी की मिसेस वहां से गुजर रहे थे तो आपस में कहते हैं, सुनिए जी, इनके यहाँ तो 4 लोगों का खाना एक्स्ट्रा ही बनता है, चलिए यहीं खा लेते हैं। अभी अब घर जाकर बनाना भी नहीं पड़ेगा, चलो जल्दी, यही ठीक रहेगा, कौन बनाएगा जाकर। अरे शर्मा अंकल, आप आइए आइए, अंदर आइए। हाँ जी, रास्ते से गुजर रहे थे तो सोचा आपके घर ही चलते हैं। अरे बहुत बढ़िया किया, बैठिए बैठिए, खाना साथ खाइए। पापा जी, मैंने आज सिर्फ घर के मेंबरों का ही खाना बनाया था। क्या कहा तूने? मतलब घर आए मेहमान भूखे चले जाएंगे? अरे ये क्या कह रही है बहू, हमारे यहाँ आज तक ऐसा नहीं हुआ। छोटी बहू, आज तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पापा जी, मैंने सिर्फ घर के लोगों के लिए सोचा था, पर मुझे क्या पता था ये लोग आने वाले हैं, प्लीज बुरा मत मानिए। छोटी बहू, तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेहमान बिना खाए लौटेंगे। जब मैं बनाती थी ना तो 10 लोग भी आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, सभी खा लेते थे। मम्मी जी प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेहमान भी आएंगे। बस बहू, अब हमें तुझसे कुछ कहना ही नहीं। ठीक है पापा जी, अब से मैं आप सबकी इच्छा के मुताबिक ही खाना बनाया करूंगी। आहा, इतनी जल्दी अकल आ गई तुझे। चलो कोई बात नहीं, देर आए मगर दुरुस्त आए। जरूर सुनील ने रात में समझाया होगा, आखिर हमारा ही बेटा है। पापा जी, मम्मी जी, पर मेरी एक शर्त है, तभी मैं खाना बनाऊंगी। क्या? अब खाना बनाने में भी शर्त रखेगी तू? पापा जी, आप जितना बोलेंगे मैं खाना उतना ही बनाऊंगी, लेकिन सबको अपनी थाली में जूठन नहीं छोड़ना है। अरे इसे देखो, हमारे घर में हम पर ही हुक्म चला रही है। छोड़िए ना माँ जी, इसे आजमा के देखते हैं। ये बोलती तो बड़ी बड़ी बातें हैं, करके दिखाए तो जाने। अगले कुछ दिन सबकी थाली में जूठन वैसी ही रह गई, किसी में कोई सुधार नहीं। अब वक्त आ गया है सबको आईना दिखाने का। पापा जी, मम्मी जी, भाभी, आज आप सबसे थोड़ी बात करनी है। अरे क्या हुआ फिर से? अब क्या नया फरमान जारी करने वाली है तू? नहीं मम्मी जी, आप सब बस एक बार मेरी बात शांति से सुन लीजिए। बोल बेटा, तुझे जो भी कहना है, आज तुझे बोलने का पूरा मौका दिया है, बोल। पापा जी, मैं 7 दिन से सबको देख रही हूँ बिना कुछ बोले। हाँ तो क्या हुआ? खाना खाते देखना कौन सी बड़ी बात है, ये तो रोज की बात है। भाभी आप सही कह रही हो, पर मैंने आप सबके सामने कुछ शर्त रखी थी,
लेकिन मैंने देखा जितना बनता है उतना कोई खाता नहीं। अरे तो क्या तू अब सबकी थाली मापेगी? नहीं मम्मी जी, मैं बस इतना कह रही हूँ, खाना ज्यादा बन रहा है। ज्यादा बन रहा है? हम तो समझे तो अभी भी कम बना रही है। नहीं पापा जी, आप खा तो उतना ही रहे जितना आपके पेट में जा रहा है। फिर क्या कहना चाह रही है तू? अरे खाना थोड़ा बच भी जाए तो उसमें क्या बुराई है? बुराई नहीं है भाभी, पर हर रोज थाली में बचा हुआ खाना कितनी गलत बात है। अरे तो तू चाहती क्या है? सबको नाप तोल के खाना दिया जाए? हे भगवान, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। नहीं मम्मी जी, मैं आज भी वही बात कह रही हूँ जो पहले कहती थी, जितना जरूरी है उतना ही खाना थाली में परोसा जाए। बहू तो कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोल। मैं कहना चाहती हूँ कि हर रोज 4-4 सब्जियां, 2 तरह की दाल, ये सब जरूरी नहीं है। तो फिर क्या एक सब्जी बना दे? अगर कोई अचानक से मेहमान आ गया और कहे इनके घर पर आज एक ही सब्जी बनी है। भाभी मेहमान आएंगे तो हम बना लेंगे, पर रोज बर्बादी क्यों? अरे बर्बादी कहाँ है, गाय को देते हैं ना बचा हुआ खाना। हाँ मम्मी जी, दे तो देते हैं, पर वो हमारे ही पैसे से बनता है ना। फिर सब पैसे की बात? नहीं पापा जी, बचत की बात, घर की बात, बरकत की बात। तो तेरा मतलब है हम सब बेकार में उड़ा रहे हैं? नहीं भाभी, मेरा मतलब बस इतना है कि अगर हम सब तय कर ले कि क्या खाना है। मतलब तू रोज पूछेगी क्या बनेगा? जी मम्मी जी, मैं पूछूंगी, सब बताएंगे और फिर वही बनेगा। इस तरह से सबकी पसंद का खाना भी बन जाएगा और बर्बाद भी नहीं होगा। और अगर सब अलग अलग चाहेंगे तो? फिर हम बारी बारी से सबकी पसंद का बनाएंगे, पर सब कुछ एक साथ नहीं। इसका मतलब तू सबसे रजामंदी लेके खाना बनाएगी? जी भाभी, ताकि किसी को भी शिकायत ना रहे और खाना भी वेस्ट ना हो। और अगर किसी दिन किसी को ज्यादा भूख लग गई तो मैं दोबारा परोस दूंगी, मैं मना नहीं करूंगी। भाग्यवान बहू की बात में वैसे दम तो है। सच कहूं तो मुझे भी शर्मिला की बातें सही लग रही है। हाँ, बात तो इसकी सही है। धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा है कि खाने को बर्बाद करके हम अच्छा नहीं कर रहे। देखिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि घर में ना ही खाने की कमी हो और ना ही खाने की बर्बादी हो। ठीक है, अगर तू वादा करती है सब संभाल लेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कभी किसी की कंप्लेन नहीं मिलनी चाहिए। जी पापा जी, कभी कोई कंप्लेन नहीं आएगी। अब से इस घर में ना ही खाना बचेगा और ना ही घर की शांति भंग होगी। राजस्थान की भीमपुर गांव में हरिहर और मोतीलाल दो पक्के दोस्त रहते हैं। जब हरिहर के घर लड़की गुड़िया का जन्म हुआ और मोतीलाल के घर लड़के अर्जुन का जन्म हुआ, तो दोनों दोस्त मोतीलाल और हरिहर छोटी उम्र में ही दोनों बच्चों की शादी तय कर देते हैं। भीमपुर गांव में चौपाल पर बैठे हरिहर और मोतीलाल हुक्का पीते हुए बात कर रहे हैं। हरिहर के हंसने की आवाज आती है। मोतीलाल भाई, देखो ना, हमारे बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे हम लोग बचपन में लगते थे। लगता है इन दोनों की आपस में खूब जम रही है। बिल्कुल हरिहर भाई, दोनों की जोड़ी साथ में कितनी अच्छी लग रही है। मैं तो कहता हूँ इन दोनों की शादी करा देते हैं। और सोचो, अगर हम अपने बच्चों का रिश्ता अभी ही पक्का कर दे तो। ये सुनकर हरिहर उत्साहित हो जाता है। वाह मोतीलाल भाई, कमाल का ख्याल है। तुम्हारा बेटा अर्जुन और मेरी बिटिया गुड़िया, नाम भी कितना प्यारा लगेगा साथ में। लेकिन क्या अभी रिश्ता करना सही होगा? अभी तो मेरी गुड़िया सिर्फ 10 साल की है और तुम्हारा अर्जुन सिर्फ 12 का। हरिहर और मोतीलाल के पीछे 10 साल की गुड़िया और 12 साल का अर्जुन दुनियादारी से बेफिक्र खेल रहे हैं। अरे हरिहर भाई, यही तो सही उम्र है शादी करने की। क्या है, अभी तो दोनों बच्चे छोटे हैं, ये शादी ब्याह का मतलब ही नहीं जानते। अगर कल को बड़े होकर ये लोग प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर अपनी मर्जी से ब्याह कर लिए तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में। इससे तो अच्छा है कि अभी ही इन दोनों का ब्याह करा देते हैं। हाँ मोतीलाल भाई, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन ये दोनों अभी बच्चे हैं। ऐसे में इन दोनों पर परिवार की जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं हम? अरे हरिहर भाई, हम ऐसा करते हैं, ब्याह अभी कर देते हैं और जब दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे तब गुड़िया का गौना कराकर उसे अपने घर ले जाएंगे। अब तो ठीक है ना? फिर तो सही है मोतीलाल भाई, तो आज से आप हमारे मित्र ना रहे बल्कि समधी हो गए। हरिहर और मोतीलाल गले मिलते हुए हंसते हैं। अर्जुन और गुड़िया की शादी बड़े धूमधाम से करा दी जाती है और गुड़िया की अभी विदाई नहीं की जाती, लेकिन शादी को अभी 1 साल नहीं हुआ और हार्ट अटैक से गुड़िया के पिता की मौत हो जाती है। घर के आंगन में गुड़िया की मां रो रही है। पास में गांव के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। सामने गुड़िया के पिता की फोटो पर माला लगी हुई है।
हरिहर भाई तो इतनी कम उम्र में सबको छोड़कर चले गए, लेकिन पीछे गुड़िया की जिम्मेदारी रह गई। अब इस बच्ची का क्या होगा? बिन बाप के बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? गुड़िया का पूरा खानदान वहां पर बैठा हुआ है। ताऊ, ताई, चाचा, चाची, ताई के 5 बच्चे और चाचा के 3 बच्चे भी बैठे हैं। गुड़िया की माँ कुछ बोल नहीं पा रही, उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे हैं। गुड़िया का पूरा परिवार यहीं पर है, उसके ताऊ चाचा को ही उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये सुनकर ताऊ, ताई, चाचा, चाची हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ताई झट से बोल पड़ती है, अरे हम कैसे इसकी जिम्मेदारी लेंगे? पहले से 5 बच्चों की जिम्मेदारी है हम पर। अपना गुजारा इतनी मुश्किल से होता है, इसका खर्चा कहाँ से करेंगे? मेरी तो मामूली सी नौकरी है, घर भी इतना छोटा है, हम तो अपने बच्चों का गुजारा ही मुश्किल से कर पाते हैं। गुड़िया हमारे साथ कहाँ से रह पाएगी? हमें माफ करो, हम गुड़िया की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अरे हम कैसे लेंगे? हमारे पास कौन सा धन का भंडार है? नहीं नहीं नहीं, हम गुड़िया की जिम्मेवारी नहीं ले सकते। ताऊ, चाचा, ताई, चाची सब आपस में बहस करने लगते हैं। ये देखकर गुड़िया और उसकी माँ बहुत उदास हो जाते हैं, उनकी आंख भर आती है। बस करो आप लोग, कायदे से तो अपने घर की बच्ची की जिम्मेदारी आप लोगों को आगे बढ़कर खुद लेनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग तो आपस में ही बहस करने लग गए। लेकिन सवाल अब भी वही है, गुड़िया की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन करेगा उसकी देखभाल? कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा हो जाता है। तभी बुजुर्ग आदमी कहता है, हरिहर भाई ने गुड़िया का ब्याह करा दिया है ना, तो क्यों ना गुड़िया को उसके ससुराल भेज दे। सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है, लेकिन गुड़िया की माँ खुश नहीं होती। वो झिझकते हुए कहती है, लेकिन गुड़िया अभी बच्ची है, इतनी छोटी सी उम्र में भला सारी जिम्मेदारी कैसे उठाएगी मेरी बच्ची? अब यही रीति है, आज नहीं तो कल गुड़िया को ससुराल तो जाना ही है। अब हरिहर भाई तो रह रहे, परिवार में भी कोई गुड़िया की जिम्मेदारी लेने को तैयार ना है, तो ऐसे में कौन करेगा उसकी देखभाल? ऐसे में यही सही रहेगा कि गुड़िया के ससुराल वाले ही उसकी जिम्मेदारी उठा लें। गुड़िया के ससुराल वालों को खबर दी जाती है, तो गुड़िया के ससुराल वाले धूमधाम से बारात लेकर आते हैं। अजी हमारी ही तो है बहू, हाँ भला इसमें क्या दिक्कत? हम जिम्मेदारी उठा लेंगे लड़की की। मैं तो अर्जुन के पापा को ब्याह वाले दिन ही बहू को घर लेकर आने को कह रही थी, लेकिन वो नहीं माने, बोले छोटी है। खैर कोई नहीं, अब मैं अपनी बहू को बड़े धूमधाम से घर लेकर जाऊंगी। बड़े धूमधाम से गुड़िया की विदाई होती है। गुड़िया डोली में बैठकर जाती है, उसकी माँ की और उसकी आंखों में आंसू है। गुड़िया पालकी में बैठकर ससुराल आती है। दरवाजे पर उसकी सास रमा देवी उसका स्वागत करती है। आओ बहू, अब से यही तुम्हारा घर है। गुड़िया सहमी हुई सी हाथ में बैग लिए दरवाजे पर खड़ी है, उसकी आंखों में आंसू है। रमा देवी अचानक से चिल्लाते हुए कहती है, अरे मुंह क्या देख रही है, चल अंदर। बोला ना अब तुम्हें यहीं रहना है, इतना रोना धोना क्यों लगाया हुआ है? ब्याह करके लाए, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना लेके आए। दुनिया की हर लड़की अपने ससुराल आती है, तुम कोई अनोखी हो? हैं? चलो अंदर। सुबह उठकर तुलसी को जल देना, झाड़ू पोछा, भोग की थाली, मुंह दिखा के रस्म, कितने काम है सुबह से ही। रमा देवी की तेज आवाज सुनकर गुड़िया डर जाती है। माँ जी, मुझे ये सब नहीं आता। रमा देवी मुंह बनाते हुए कहती है, पता था मुझे, कुछ नहीं सिखाया तेरी माँ ने तुझे। ये आजकल की लड़कियां कुछ आता नहीं इनको, मुझे ही सिखाना पड़ेगा सब। कल 4 बजे उठ जाना, जल्दी नहा धोकर रसोई में आ जाना, बहुत काम है कल। लेकिन माँ जी मेरा स्कूल है? स्कूल? अरे शादी हो गई है तेरी, अब ये स्कूल वूल का भूत निकाल दे दिमाग से। क्या करेगी पढ़ लिख कर? बहू हो गई है, अब घर की जिम्मेदारी उठाना सीखो। कल से ही मैं तुम्हें घर के काम करना सिखाना शुरू कर दूंगी। अब से तुम ही पूरा घर संभालोगी। स्कूल जाएगी है, कहीं देखा है क्या बहुओं को स्कूल जाते हुए? रमा देवी की बात सुनकर गुड़िया उदास हो जाती है। अगले दिन सुबह 4 बजे गुड़िया अपने कमरे में सो रही है, तभी वहां रमा देवी आती है और चिल्लाते हुए कहती है, अभी तक सो रही है महारानी? तुझे बताया था ना सुबह जल्दी उठना है। ये ससुराल है, तेरी माँ का घर नहीं। चल, कितना काम पड़ा हुआ है, उठ जल्दी। रमा देवी की आवाज सुनकर गुड़िया बुरी तरह हड़बड़ाते हुए उठती है। अब मुंह क्या देख रही है, जल्दी से तैयार होकर रसोई घर में आ जा। हे भगवान, कितना काम पड़ा है। नई बहू के मुंह दिखाई, आज घर में कितना काम है, लेकिन मुझे ही देखना पड़ेगा सब। रमा देवी बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। गुड़िया तैयार होकर रसोई में आती है। आ गई? चल जल्दी से सबके लिए चाय बना दे बहू, उसके बाद नाश्ते की तैयारी कर देना। गुड़िया सहमी हुई सी खड़ी रहती है।
अरे खड़ी क्या है, जल्दी कर, नाश्ता भी बनाना है, कितने काम पड़े। क्या हुआ, चाय बनानी नहीं आती क्या? भगवान, कैसी बहू पल्ले पड़ गई, इसे कुछ आता ही नहीं। अब ध्यान से सुन, जैसा कहती हूँ वैसे वैसे चाय बनाती जा, ठीक है? सबसे पहले वो चाय का बर्तन ले, उसमें पानी डालकर गैस पर चढ़ा। गुड़िया देखती है चाय का बर्तन उसकी पहुंच से ऊपर रखा है, उसका हाथ ही नहीं पहुंच रहा। वो रमा देवी की तरफ देखती है, लेकिन डर के मारे उससे मदद नहीं लेती और उचक कर बर्तन उतार लेती है। उसके बाद वो बर्तन में पानी भरकर गैस की तरफ रखती है, तो छोटी होने की वजह से चाय का बर्तन गैस पर नहीं रख पा रही, लेकिन वो उचक कर रखती है। अरे कितना धीरे धीरे काम कर रही है, ऐसे तो शाम तक नाश्ते का काम नहीं होगा। यह चाय मैं बनाती हूँ, तो एक काम कर, सब्जी काट ले तब तक। गुड़िया को सब्जी काटनी तो आती नहीं, वो चाकू और सब्जी को देखने लगती है। वो मदद के लिए रमा देवी की तरफ देखती है, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बोल पाती और बिना सब्जी छीले सीधा बड़े बड़े पीस में काट देती है। रमा देवी ये देखती है तो गुड़िया पर बहुत गुस्सा करती है। अरे ये क्या किया तूने, पहले सब्जी छिलनी होती है, उसके बाद काटते हैं, वो भी छोटे छोटे पीस में। तुझे सब्जी काटनी नहीं आती? हे भगवान, क्या करूं मैं इसका, इसे तो कुछ आता ही नहीं। सबकी बहुएं घर के काम करना जानती है, लेकिन ये। रमा देवी की डांट सुनकर गुड़िया को बहुत बुरा लगता है, वो रोने लगती है। कुछ ही देर में गुड़िया की मुंह दिखाई होती है। घर में आस पड़ोस की कई महिलाएं इकट्ठी होती हैं और आपस में बातें कर रही हैं। अरे ये रमा बहन ने अपने बेटे की सच में शादी कर दी क्या? अभी तो उनका बेटा शायद छोटा है। हाँ भाभी, मेरे बिट्टू की साथ गई तो है, इतनी छोटी उम्र में लड़की की शादी कैसे कर दी? अरे बहन, बहू लड़के से बड़ी होगी फिर तो, ऐसी भी क्या जल्दी थी शादी की। वहीं रमा देवी कमरे में गुड़िया को बहुत भारी कपड़े और गहने पहना देती है। सुन बहू, नीचे मेहमान आए हुए हैं तुम्हारी मुंह दिखाए के लिए। मैंने तुम्हें अपने खानदानी गहने पहनाए हैं, आखिर सबको पता तो चलना चाहिए कि रमा देवी की बहू है। सुन, सबके लिए ठंडाई और जूस तुम्हें लेकर आना है, ठीक से करना सब, नाक मत कटा देना, इतना तो कर लोगी ना? गुड़िया गर्दन हिलाकर हाँ कहती है, लेकिन वो गहनों और कपड़ों के बोझ से परेशान हो रही थी। ऊपर से रमा देवी गुड़िया को ठंडाई और जूस के गिलास से भरी ट्रे पकड़ा देती है और गुड़िया का लंबा सा घूंघट कर देती है। गुड़िया को इस सब में चलने में दिक्कत हो रही थी। वो जैसे तैसे धीरे धीरे हॉल में ट्रे लेके आती है। रमा देवी सबके सामने इतराते हुए कहती है, आ गई मेरी बहू। रमा देवी को लगता है सब बहू की तारीफ करेंगे, लेकिन सब लोग तो गुड़िया को देखकर हैरान होते हैं और आपस में बातें बनाने लगते हैं। अरे इतनी छोटी सी बहू, लगता है बहू भी बच्ची ही लाई है रमा बहन। बहू वहां क्या खड़ी है, सबको ठंडाई और जूस दो। रमा देवी की आवाज सुनकर गुड़िया डर जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसके हाथ से ट्रे गिर जाती है। अब रमा देवी गुड़िया पर चिल्लाने लगती है, अरे क्या कर दिया तूने, दिखाई नहीं देता क्या तुझे, एक काम ठीक से नहीं आता। औरों की बहुओं को देख, घर के सारे काम अच्छे से करना जानती है, और एक तो कुछ नहीं आता, न चाय बनानी आती है, न सब्जी काटनी आती है, अरे ठीक से सर्व करना भी नहीं आता। मेरे ही कर्म फूटे थे जो ये नकारा बहू पल्ले पड़ गई। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या, सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। रमा देवी गुड़िया पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। गुड़िया रोने लगती है। रमा देवी का ऐसा व्यवहार देखकर सारी महिलाएं हैरान रह जाती हैं। अरे रमा बहन, ये क्या तरीका हुआ बात करने का, बच्ची है वो, गिर गई तो गिर गई ट्रे, इसमें इतना डांटने की क्या जरूरत है? अरे क्या बताऊं मैं आप लोगों को, इस लड़की को ना कुछ नहीं आता, परेशान हो गई हूं इससे। आपकी बहू ऐसी होती तो क्या आप लोग बर्दाश्त करती? हाँ रमा बहन, आप सही कह रहे हैं। हमारी बहू को अगर कोई काम नहीं आता तो हम भी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन हमारी बहू इतनी छोटी तो नहीं है, ये तो छोटी बच्ची है। आपने इतने छोटे बच्चों की शादी कैसे कर दी? आपको मालूम होना चाहिए, बाल विवाह कानूनन अपराध है। आप ऐसे बच्चों की जिंदगियों से नहीं खेल सकती। इनकी उम्र तो खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की है। अब इनसे इनका बचपन कैसे छीन सकती हैं? ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया, आपने इस बच्ची के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। सब लोग रमा देवी का विरोध करने लगते हैं। हाँ, आप लोग मुझ पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? इस लड़की के पिता की मौत के बाद इसके परिवार वाले इसे रखने तक को तैयार नहीं थे। अगर इसकी शादी वक्त रहते मेरे बेटे से ना की होती ना, तो आज इस लड़की का क्या होता, कहाँ जाती ये लड़की? हमने इस लड़की को सही वक्त पर अपने घर में रखा है, इसकी सारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं हम, और आप लोग हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। तुम ये बातें बनाकर अपने कर्म नहीं छुपा सकती। हमने खुद देखा तुम कैसे इस बच्चे से घर के काम करा रही हो, कैसे इसे डांट रही हो, ये सही नहीं है। हाँ, तो आपके घर में आपकी बहू बेटियां घर के काम नहीं करती क्या? आप लोग उन्हें कभी डांटते नहीं क्या
है? बच्चों को सही गलत समझाने के लिए कभी कभी उनके साथ सख्ती से पेश आना पड़ता है। लेकिन इसकी पढ़ाई लिखाई का क्या, इसके भविष्य का क्या? आप इस बच्ची को स्कूल भेजनी है? अरे तुम तो रहने ही दो बहन, ये किताबी ज्ञान लड़कियों के किस काम का? आखिर में करना तो इसे भी चूल्हा चौकाई है। कौन से जमाने में जी रही हो रमा बहन? आजकल लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौके तक सीमित नहीं रही, वो पढ़ लिख कर चांद तक पहुंच गई है। मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। आज की लड़कियां किसी भी तरह से लड़कों से कम ना है, और तुम हो कि चूल्हा चौके में ही उलझी हो। आप तो रहने ही दो बहन, ये बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। देखा जाए तो ये शादी ही गलत है भाई। दो ना समझ बच्चों की शादी कौन करता है भला? बच्चे शादी का मतलब तक नहीं जानते और अपनी शादी करा दी। ये आपने बहुत गलत किया रमा बहन। सही कहा आपने। हमारे देश का कानून भी बाल विवाह की अनुमति नहीं देता। शादी के लिए लड़की की उम्र 18 और लड़की की उम्र 21 साल होनी चाहिए। इतनी कम उम्र में शादी करके आपने सही नहीं किया रमा बहन। सारी महिलाएं बोलने लगती हैं। सभी का ऐसा रिएक्शन देखकर रमा देवी और उनका परिवार डर जाता है। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? भला बेटे की शादी करने में उम्र का क्या लेना देना? बल्कि जल्दी शादी हो जाए तो अच्छा ही है, वरना क्या पता बड़े होकर बच्चे अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर ले तो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं रमा बहन? शादी का मतलब ही होता है दो लोगों की आपस में रजामंदी। उनकी आपसी समझ पर ही शादी की नींव रखी जाती है। अब बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो सोच समझ कर शादी की जिम्मेदारी उठाते हैं। भला ये बच्चे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। और रमा बहन, आपने छोटे बच्चों की शादी करा दी। बड़े होकर अगर इन दोनों को एक साथ नहीं रहना जमा तो सोचा है क्या भविष्य होगा इन बच्चों का? आपका ये गलत फैसला दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। बिल्कुल, बाल विवाह एक अपराध है और हम सब इस अपराध में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हम इस शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि हमें तो रमा देवी और उनके परिवार का बहिष्कार कर देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी बाल विवाह जैसे अपराध को ना करे। सभी औरतें आपस में बातें करने लगती है। ये सुनकर रमा देवी को अपनी गलती का एहसास होता है। आप सही कह रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं इन बच्चों की जिंदगी पर इस शादी का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं इस बच्ची को औरों की बहुओं से कंपेयर करती रही। मैं भूल गई कि ये सिर्फ बच्ची है। अभी इसकी उम्र शादी की, घर की जिम्मेदारी की नहीं है। इसे भी अपना बचपन जीने का हक है। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। लेकिन मुझे गुड़िया के बारे में सोचकर डर लग रहा है। अगर मैंने ये शादी तोड़ी तो गुड़िया का क्या होगा? समाज ऐसे बच्चों को कभी नहीं अपनाएगा। गुड़िया के तो पिता भी नहीं रहे, इस बच्ची का क्या होगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? रमा देवी का सवाल सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं। तभी अर्जुन आगे आकर कहता है, माँ, क्या गुड़िया हमारे साथ नहीं रह सकती? मुझे शादी का मतलब तो नहीं पता, लेकिन दोस्ती निभाना मुझे अच्छे से आता है। गुड़िया, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? तुम मेरी किताबों से पढ़ाई करना, तुम मेरे साथ खाना खाना और मेरे साथ खेलना। बनोगी मेरी दोस्त? हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त जरूर बनूंगी। माँ, गुड़िया आज से मेरी दोस्त है। क्या मेरी दोस्त हमारे घर में नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती है बेटा। तुम सही कह रहे हो अर्जुन बेटा। अब से गुड़िया की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। मैं गुड़िया का ख्याल रखूंगी, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। आज से गुड़िया भी स्कूल जाएगी। मैं गुड़िया को खूब पढ़ाऊंगी। वो बड़े होकर जो चाहे करे। जब बड़ी होगी तब वो जो चाहे जिस लड़के से चाहे शादी भी कर सकती है। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है और रमा देवी की गले लग जाती है। सब लोग खुश होकर ताली बजाने लगते हैं। रमा देवी अपने हाथों से अर्जुन और गुड़िया को टिफिन देती है। दोनों बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में हैं। हाथ पकड़कर खेलते हुए स्कूल की तरफ जाते हैं। बचपन खेलने, कूदने और पढ़ाई करने के लिए है, शादी के लिए नहीं। बचपन में दो दोस्तों ने अपने बच्चों की शादी तय कर दी कि जब दोनों बड़े होंगे तब गोना कर देंगे। लेकिन लड़की के फादर की डेथ हो जाती है। लड़की अभी छोटी है और उसके ताऊ चाचा में से कोई उसे अपने पास रखना नहीं चाहता। इसीलिए तय किया जाता है कि लड़की को उसके ससुराल भेज देंगे। ससुराल वाले भी मान जाते हैं। अब छोटी सी लड़की अपने ससुराल आती है तो उसकी सास उसे घर के काम में लगा देती है। लड़की कहती है उसे नहीं आता तो सास उसे सिखाने लगती है और इसी चक्कर में वो स्कूल भी मिस करा देती है लड़की की।
छोटी उम्र में उसे घरेलू बनाने लगती है और परिवार में सबको इस बात का गर्व है कि उन्होंने अपने बेटे की जल्दी शादी करा दी। लेकिन समाज के लोग इस बात से खुश नहीं होते और उन लोगों का समाज से बहिष्कार कर देते हैं। अंत में सबको सबक मिलता है कि बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए। शादी 18 के बाद ही सही होती है।